के अंतर्गत काव्य शास्त्र में सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है वो है काव्य लक्षण। हिंदी में जो काव्य लक्षणों की बात की जाती है वो संस्कृत काव्य लक्षणाकारों में की जाती है, और संस्कृत काव्य लक्षणाकारों में हम भामे हैं और मम्मट हैं, ये दो मुख्य काव्य लक्षणाकार हैं। लेकिन प्रथम ग्रंथ के रूप में हम भरत मुनि के नाटक शास्त्र की बात करते हैं। तो काव्य लक्षणों में जो परिभाषाएं दी गई हैं, हमने यहाँ 10 परिभाषाएं दी हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि का काल ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से ईस्वी की दूसरी शताब्दी तक माना जा सकता है। सबसे पहले भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा, और नाट्य शास्त्र में उन्होंने काव्य को परिभाषित करते हुए कहा कि मृदु ललितम पदावली, जो शब्दावली, जो पदावली कोमल और ललित हो वो काव्य है। ये परिभाषा बहुत लंबी है, आप इसे मृदु ललितम से याद कर सकते हैं। अग्नि पुराण में कहा गया है कि मनुष्य जीवन नर जीवन दुर्लभ है, मनुष्य जीवन दुर्लभ है और काव्य तत दुर्लभ, कविता उससे भी ज्यादा दुर्लभ। तो वहां उन्होंने ये दिया है कि संक्षेपा, यहां से शुरू किया है, तो आप संक्षेप शब्द से याद रख सकते हैं कि अग्नि पुराण में काव्य को संक्षेप शब्द से प्रारंभ किया गया। आचार्य भामे 6ठी शताब्दी के आचार्य हैं, इनका ग्रंथ काव्य अलंकार है। आचार्य भामे को अलंकार संप्रदाय का प्रतिष्ठापक आचार्य भी कहा जाता है। उन्होंने अलंकार को काव्य की आत्मा के रूप में या अलंकार को काव्य का आवश्यक तत्व माना। उन्होंने कहा है शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च द्विविधा, केवल शब्दार्थो शब्द से आप इसको याद कर सकते हैं। अगर प्रश्न पत्र में ये शब्द आता है तो शब्दार्थ हो, तो आपको ये पहला गैस लगाना चाहिए कि ये भामे की परिभाषा हो सकती है। चौथी परिभाषा है दंडी। दंडी 7वीं शताब्दी के आचार्य हैं, और दंडी ने काव्यादर्श नामक ग्रंथ लिखा है। दंडी अलंकारवादी थे, या हम कह सकते हैं कि ये भामे के समर्थक है। भामे के समर्थक कौन कौन है? भामे, दंडी, रुद्रट, उद्भट, ये सब दूसरे अलंकारवादी हैं। और इन्होंने कहा है कि जो काव्य की शब्दावली है वो तो शरीर मात्र है, तो शरीर से परिभाषा जो शुरू होगी वो परिभाषा है दंडी। देखिए उसके बाद बारी आती है कुंतक। कुंतक का ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम। कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना, और इन्होंने लिखा कि शब्दार्थो सहितो वक्र व्यापार सालनी। अब हमने केवल वक्र शब्द पकड़ा है बीच में से, आपको केवल वक्र शब्द देखना है। पूरी परिभाषा शब्दार्थ हो है, शब्दार्थो सहित हो, और शब्दार्थो सहित भामे कह चुके हैं, तो आपको ये अंतर समझ में आना चाहिए। पूरी जब आप परिभाषा देखेंगे तो वहाँ लिखा होगा भामे के में शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च द्विविधा। उन्होंने कहा गद्य और पद्य काव्य की 2 विधाएं हैं। ये बात वक्रोक्ति नहीं है, ये कुंतक ने नहीं कही। कुंतक ने कहा शब्दार्थो सहितो वक्र व्यापार सालिनी। और कोई चीज याद नहीं रही, आपको वक्र याद रखना है, और वक्र से आप समझ सकते हैं कि ये किसका होगा? कुंतक का, क्योंकि आपको पहले से पता है कि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कुंतक थे। अगली परिभाषा है मम्मट की। मम्मट बहुत महत्वपूर्ण। मम्मट का काव्य शास्त्र, पहला काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में काव्य प्रकाश। मम्मट का काव्य प्रकाश काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में पहला समृद्ध ग्रंथ माना जाता है, इसमें पूरी जानकारी है। मम्मट ने कहा तददोषो सगुणा तददोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्या? इन्होंने कहा दोषों से रहित, गुणों से युक्त, अलंकार से युक्त रचना काव्य है, लेकिन कहीं कहीं बिना अलंकार के भी रचना काव्य हो सकती है। केवल तददोषा शब्द से आप मम्मट की परिभाषा को याद कर सकते हैं। मम्मट की इस बात का, मम्मट पहले आचार्य हैं जिन्होंने अलंकारों को काव्य का आवश्यक तत्व नहीं माना, और इसलिए उन्होंने कहा कहीं कहीं बिना अलंकार के भी रचना काव्य हो सकती है। और इस बात को जयदेव ने बड़ा बुरा लगा, और जयदेव ने अपने चिंतनालोक में लिखा कि जो आचार्य, यानी मम्मट पे सीधा सीधा प्रहार किया उन्होंने, कि जो आचार्य काव्य को अलंकार रहित मानते हैं वे आग को उष्णता रहित क्यों नहीं मान सकते। मम्मट के बाद हम वामन की बात करें। वामन का ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, और वामन ने लिखा है गुणालंकृतो। यहाँ से उन्होंने की है गुण और अलंकार से युक्त शब्दावली काव्य है, तो गुणालंकृतो शब्द आ जाए तो आप समझ लीजिए वामन की रचना है। विश्वनाथ 14वीं शताब्दी के आचार्य हैं, और विश्वनाथ ने रस को स्थापित करने में, पुनर्स्थापित करने में, क्योंकि रस तो भरत मुनि के सामने से शुरू हो गया, लेकिन पुनर्स्थापित करने में, रस को काव्य की आत्मा बनाने में बड़ा योगदान है। इन्होंने बहुत संक्षिप्त परिभाषा दी है, वाक्यम रसात्मक काव्यम, जिस वाक्य में रस है वही काव्य।
तो रस को काव्य की आत्मा मानने वाले इन्होंने बिना रस के, चाहे गुण अलंकार कोई सब नेगलेक्ट, केवल रस, काव्य में रस है तो वो काव्य है, वाक्य में रस है तो वो काव्य है, अन्यथा वो काव्य नहीं है। साहित्य दर्पण इनकी रचना का नाम है। पंडित जगन्नाथ 17वीं शताब्दी में हुए और पंडित जगन्नाथ ने रस गंगाधर लिखा। नाम रस गंगाधर है लेकिन जगन्नाथ ध्वनिवादी आचार्य माने, ये ध्वनि संप्रदाय के समर्थक माने थे। ध्वनि आनंद वर्धन का है, ध्वनि में अभिनव गुप्त आए हैं और तीसरे आचार्य आ गए ध्वनि में जगन्नाथ। जगन्नाथ ने लिखा है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, रमणीय अर्थ देने वाले शब्दों को काव्य कहते हैं। केवल रमणीय अर्थ से आप याद रखेंगे जगन्नाथ को, और रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। एक बार परिभाषा देख लेते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। शुक्ल जी ने रस मीमांसा लिखी है, नगेंद्र ने रस सिद्धांत लिखा है। तो रस मीमांसा और रस सिद्धांत का अंतर आपको ध्यान देना चाहिए। रस मीमांसा में उन्होंने लिखा है जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उस प्रकार हृदय की मुक्तावस्था के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। तो इस तरह ये 10 परिभाषाएं मुख्य परिभाषाएं हैं। प्रश्न पत्रों में अभी तक की जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उनमें से इनको पूछा गया। इसके अलावा एक आध दो छोटी मोटी परिभाषाएं और हैं, जैसे क्षेमेंद्र की है, तो क्षेमेंद्र की औचित्य से जुड़ी है, उन्होंने औचित्य शब्द का इस्तेमाल किया है। आनंद वर्धन की है, वो कहते हैं ध्वनि काव्य से आत्मा, वो ध्वनि को काव्य की आत्मा मानेंगे, तो वो अपने आप समझ सकते हैं यहाँ ध्वनि की बात आ जाए वहाँ आनंद वर्धन है, और यहाँ औचित्य की बात आ जाए वहाँ क्षेमेंद्र। तो आज इतनी बात, हम कल देखेंगे कि इनके आधार पर काव्य के क्या लक्षण हो सकते हैं। धन्यवाद।